गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमने लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर सेक्शन नंबर 3 ऑनवर्ड्स आज पढ़ेंगे। जो सेक्शन 3 है वो आपका फॉल करता है चैप्टर आपके पार्ट नंबर 2 के अंदर, जहां पे आपकी किन चीज़ों के बारे में बात हो रही है। लिमिटेशन ऑफ द शूट, अपील और एप्लीकेशन, मतलब आपकी जो भी एप्लीकेशन लगेगी वो, अपील लगेगी वो, और शूट्स के ऊपर एक तरीके से लिमिटेशन लगाने की बात हो रही है कि किन किन सेक्शन के अंदर किस तरीके से यहाँ पे बार लगाया जाएगा कि जब भी कोई पर्सन, मतलब सेक्शन 3 के अंदर आपका जनरली बता रखा है कि जब भी कोई पर्सन, उसको जितना भी उसका टाइम पीरियड दे रखा है, आपका जो प्रेस्क्राइब पीरियड जितना भी उसको करके दिया हुआ है, उस टाइम के एक्सपायर होने के बाद जब वो पर्सन यहाँ पे शूट फाइल करने जाएगा, अपील लगाएगा या फिर एप्लीकेशन लगाओगे तो उसको डिसमिस करने की ड्यूटी कोर्ट की रहेगी। ये चीज इसके अंदर बता रखी है। अब जो इसके अंदर आपका प्रेस्क्राइब पीरियड है उसको समझने के लिए आप सेक्शन नंबर 2 के क्लोज जे में आ जाओ। पहले बोलते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन यहाँ पे क्या बोला जाएगा, किसको बोलोगे कि इतना आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे रखा है। इसके अंदर आपकी दो चीजें रहती हैं, या तो आपका दे रखा है प्रेस्क्राइब पीरियड और एक आपका है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों के डेफिनेशन इसी सेक्शन 2 के क्लोज जे में दे रखी है। पढ़ते हैं एक बार। The period of limitation means the period of limitation prescribed for the shoot, appeal और application by the schedule। जो भी आपका period of limitation है उसको prescribe जो कर रखा है, मतलब जिसने एक डिफाइन करके एक तरीके से आपका फिक्स करके दे रखा है। प्रेस्क्राइब करना यहाँ पे बोल सकते हो, फिक्स करना, जो शेड्यूल के द्वारा फिक्स किया गया वो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। जबकि इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर पढ़ोगे, मतलब सेक्शन के अंदर जो भी दे रखा होगा उनके हिसाब से समझोगे तो वो आपका प्रेस्क्राइब पीरियड बोला जाएगा। एक आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, दूसरा आपका प्रेस्क्राइब्ड है। जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो तो आपका दे रखा है शेड्यूल के अंदर, और जो आपका प्रेस्क्राइब पीरियड है वो दे रखा है इस सेक्शन के प्रोविजंस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 के साथ। 3 आपका बोलता है बार ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन का बार लग जाना, मतलब लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद जब भी या तो कोई अपील प्रेफर करी जाएंगी, एप्लीकेशन मेड करी जाएंगी, और आपका जो शूट है वो इंस्टीट्यूट किया जाएगा। शूट इंस्टीट्यूट करने के ऊपर एक सेक्शन है सीपीसी के अंदर, वो मेरे को आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओगे, और कौन से ऑर्डर के साथ वो पढ़ा जाएगा वो भी बता देना। अब सेक्शन 3 बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव। यूं बोलता है कि जब भी सेक्शन नंबर आपका 4 to 24 के अंदर अगर आपका शूट या फिर अपील और एप्लीकेशन फॉल करेगी, 4 आपका इंक्लूसिव है, 4 भी इंक्लूड करते हैं और 24 भी, तो 4 से लेकर 24 के अंदर जो भी प्रोविजन दे रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी अगर यहाँ पे जो भी शूट इंस्टीट्यूट होगा, एक चीज। दूसरा बोलता है कि अपील जहां पे प्रेफर करी जाएंगे, और तीसरा यूं बोलता है कि जब भी एप्लीकेशन मेड होगी आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड। प्रेस्क्राइब पीरियड जो 2 के जे में देखा था कि किस चीज को बोलते हो, जो कि आपका कंप्यूटेड होता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से जो भी आपका फिक्स करा जाएगा वो आपका रहेगा प्रेस्क्राइब पीरियड। तो प्रेस्क्राइब पीरियड के खत्म हो जाने के बाद आपने कोई शूट इंस्टीट्यूट किया, अपील प्रेफर करी है, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो मेड कर रहे हो, तो क्या होगा, द कोर्ट शेल, अब इसके अंदर समझे दूसरी लैंग्वेज में तो कोर्ट की ड्यूटी रहेगी कि वो उसको डिसमिस करेगी। लिखा हुआ क्या है, शैल बी डिसमिस्ड ऑल्दो द लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज द डिफेंस। यद्यपि कोई भी जो डिफेंस पार्टी होगी ना, मतलब जिसके खिलाफ आपने शूट फाइल किया, वो पार्टी यहाँ पे क्या कर रही है कि एक तरीके से उसको डिफेंस लेना पड़ेगा कि जी जिसने मेरे खिलाफ शूट फाइल किया ना, उस पर्सन को इतना लिमिटेशन पीरियड यहाँ पे दिया हुआ था, वो उसका एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद वो आया, इसलिए मैं डिफेंस ले रहा हूँ बार ऑफ लिमिटेशन का। मतलब आपका अगर कोई डेट का केस है तो आपका हो जाता है कि लिमिटेशन जो आपका बार्ड डेट जिसको बोलते हो ना, वो चीज हो रही है कि उसका बी पार्टी जो डिफेंडेंट पार्टी होगी वो यहाँ पे प्ली लेगा, एक तरीके से डिफेंस लेगा अपने डिफेंस में कि जिसने भी शूट मेरे खिलाफ इंस्टीट्यूट किया वो शूट उसका टाइम बार्ड हो चुका है। लेकिन हर एक केस में तो ऐसा नहीं होता ना कि जैसे मतलब हर एक पार्टी को ये पता हो कि मेरा जो शूट है उसके ऊपर इतना टाइम पीरियड था, तो यहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी लगा दी। ये कोर्ट को चेक करना है कि यहाँ पे बेशक उस पर्सन ने लिमिटेशन के रिगार्डिंग डिफेंस लिया नहीं लिया, ये फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट की ड्यूटी बनती है, कोर्ट उसको डिसमिस करेगा ही करेगा। उसके ऊपर आपने एक मैंडेटरी प्रोविजन की तरह यहाँ पे सेक्शन 3 को इंपोज कर रखा है। ये इसके अंदर लिखा है शैल बी डिसमिस्ड बाय द कोर्ट ऑल्दो द लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस। मतलब डिफेंडेंट पार्टी ने यहाँ पे डिफेंस लिया नहीं है, फिर भी कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि कोर्ट उसको डिसमिस कर देगी जब भी प्रेस्क्राइब पीरियड के एक्सपायर होने के बाद जब भी कोई आपका शूट इंस्टीट्यूट होगा, अपील लगेगी या फिर एप्लीकेशन लगाएगी तो। अब इस सेक्शन के पर्पज से शूट जो है आपका इंस्टीट्यूट किया हुआ कब समझोगे, कब ऐसा समझा जाएगा कि आपने ये शूट इंस्टीट्यूट कर दिया। अब सेक्शन 26 सीपीसी, ऑर्डर 4 ऑफ द सीपीसी, उसी के अंदर आपकी चीजें दे रखी है। जब भी प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट करोगे, प्लेंट को आप प्रेजेंट करोगे प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के सामने, तो उस टाइम पे समझेंगे कि आपने क्या किया, शूट इंस्टीट्यूट कर दिया है। लिखा फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन ए शूट इज इंस्टीट्यूटेड। इस सेक्शन के पर्पज से शूट इंस्टीट्यूट किया हुआ समझा जाएगा इन द ऑर्डिनरी केस। जनरल केसेस के अंदर क्या होगा, व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंट टू द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर जो आपका ज्यूरिसडिक्शन जिस कोर्ट की बनती है उसके पास,
जो आपका अथोराइज्ड मैजिस्ट्रेट मतलब जो भी जज होगा सिविल केसेस के अंदर, तो जो भी आपका अथोराइज्ड जज है उसके सामने जब अपनी प्रेजेंट करोगे आप अपनी प्लेंट को, तो उस टाइम पे समझा जाएगा आपने शूट इंस्टीट्यूट कर दिया है। दूसरा बोलते हैं इन केस ऑफ ए पोपर, पोपर का जो शूट है वो आपका रहता है सीपीसी के अंदर ऑर्डर नंबर 33 और जो उसकी अपील है वो लगती है ऑर्डर 44 के अंदर। तो 33 रीड विद 44 आपके सीपीसी के अंदर दे रखे हैं पोपर से रिलेटेड। पोपर कौन होगा कि जिसकी टोटल जितनी संपत्ति है उसको इंक्लूड करके सारी मिला के आप 1000 रुपए से एक्सीड नहीं करती होनी चाहिए, उस पर्सन को पोपर बोलते हैं। पोपर आपका अगर लैंग्वेज नॉर्मल में बोलोगे तो कोई भी गरीब दरिद्र व्यक्ति जिसकी जो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 1000 रुपए से कम होगी, वो पर्सन आपका होगा कोई पोपर पर्सन। तो उसने जो भी शूट फाइल करना है, उसने जो भी अपील लगानी है उसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पे क्या है, शूट इंस्टीट्यूट करने की बात हो रही है, तो पोपर के केस में क्या होगा, व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर द लीव टू शू, अब जब भी उसने पहले एप्लीकेशन लगाएगा कि मेरे को एज ए पोपर की तरह शूट इंस्टीट्यूट करने के लिए मेरे को परमिट कर दिया जाए, तो वो परमिशन लेने के लिए जो भी आपकी एप्लीकेशन लगाई जाएगी, तो वहां पे दो सिचुएशन रहती हैं आपकी जनरली, या तो वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट करी जाएंगी कोर्ट के द्वारा या फिर उसको रिजेक्ट करोगे। दो केसेज, अगर एक्सेप्ट करोगे तो इसी केस में रहेगा, तो जिस दिन भी उसने एप्लीकेशन लगा दी थी उसको परमिशन के रिगार्डिंग, तो उसी दिन आपने शूट इंस्टीट्यूट करना हुआ समझ लेंगे। अब रेगुलर क्या रहेगा कि जैसे एक्सेप्ट कर ली कोर्ट के अंदर, उसने एप्लीकेशन लगाई कि मैं गरीब व्यक्ति हूं, मैं कोर्ट फीस दे नहीं सकता हूं, मेरे को अलाउड करो, मैं शूट इंस्टीट्यूट करूंगा फ्री में, तो उस केस में या तो क्या रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से उसको प्लीडर मिलेगा, या फिर उसको क्या करेंगे लीगल एड दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 39A में जाके, कि उसको आप लीगल एड दोगे, जितनी सहायता उसको चाहिए, प्रोसीडिंग का जो भी खर्चा होगा वो उसको गवर्नमेंट दिलवा देगी। तो जहां पे एक्सेप्ट करेंगे तो सेक्शन नंबर का जो 3 का 2 का 2 है उसी के अंदर रहेगा, और अगर उसको रिजेक्ट कर दिया जाए कि उसकी एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट करोगे तो क्या रहता है कि उससे कोर्ट फीस भरवाई जाएंगी कि आपने जो भी शूट इंस्टीट्यूट किया, मतलब आपने जो भी प्लेंट है, प्लेंट के साथ ही आपने एप्लीकेशन लगा दी है। जनरल क्या रहता है कि प्लेंट लगाओगे, प्लेंट के साथ ही आपने एप्लीकेशन लगा दी कि मैं एक दरिद्र व्यक्ति हूं, मेरे को अलाउड कर दें ताकि मैं कोर्ट फीस ना भरूं और शूट को आगे प्रोसीड कर पाऊं। तो इस केस में अगर अलाउड करेंगे तो शूट उसका जनरली चलता रहेगा, शूट इंस्टीट्यूट करना समझ लेंगे, जिस दिन एप्लीकेशन लगाई उसी दिन। अब दूसरी रहती है कि उसकी एप्लीकेशन को कोर्ट ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट करेंगे तो सेक्शन नंबर आपका एक बार 13 में आ जाओ। 13 आपका बोलता है एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम इन द केसेस वेयर द लीव टू शू और अपील एज ए पोपर इज अप्लाइड फॉर। जहां पे आपका अप्लाई किया गया था कोर्ट में, आपने एप्लीकेशन लगा दी, अब मान के चलते हैं कि उसको पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसके पास 1 महीना था। एक सिचुएशन ले रहे हैं कि एक व्यक्ति है, उसको आपने टाइम पीरियड दे रखा है अपील के लिए या फिर शूट फाइल करने का सिर्फ 1 महीने का टाइम पीरियड। उस एक टाइम के लिए उसने क्या कर दिया कि पहले उसने पोपर की एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट के अंदर कि मेरे को एज ए पोपर की तरह प्रोसीड करने के लिए मेरे को अलाउड कर दिया जाए। अब वहां पे कोर्ट ने क्या करा, 10 दिन का टाइम ले लिया उसको डिसाइड करने में कि इसको आप एज ए पोपर की तरह उसको अलाउड करा जाए या फिर ना करा जाए। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है। अब इसके अंदर क्या बोलता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट करने के पर्पज से prescribed for any shoot or appeal in any case where the application for the leave to sue or appeal as a pauper has been made। अब उसने जहां पे एक एप्लीकेशन लगाई है लीव टू शू की, मतलब उसको परमिशन मिल जाए, लीव यहाँ पे है आपकी किसी चीज से रिलेटेड हो रही है, लीव मतलब कि उसकी परमिशन के रिगार्डिंग, टू शू मतलब ऑर्डर 33 में शूट फाइल करने की, और लीव टू अपील ऑर्डर 44 के अंदर एज ए पोपर हैज बीन मेड, जहां पे एप्लीकेशन लग चुकी है, एंड रिजेक्टेड, इसको हाईलाइट कर लो, मेड एंड रिजेक्टेड। अगर एक्सेप्ट होती तो आप सेक्शन 3 में रहते, 2 के 2 में। अब यहाँ पे अगर रिजेक्ट कर दिया तो 13 में आओगे। जब भी एप्लीकेशन लगाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। द टाइम ड्यूरिंग विच, अब यहाँ पे क्या है कि जितने टाइम पीरियड के लिए उसको आपने क्या किया, द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ हिज एप्लीकेशन फॉर सच लीव शैल बी एक्सक्लूडेड। जितने टाइम के लिए यहाँ पे कोर्ट ने उसकी डिसाइड करने में जितना टाइम लगा दिया वो सारा एक्सक्लूड करेंगे और वो टाइम आपको बाद में दे दिया जाएगा। एंड द कोर्ट में ऑन द पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस, अब ये कोर्ट फीस है ना, इसको अंडरलाइन करके नीचे लिखोगे सेक्शन 149 ऑफ द सीपीसी। अब जो आपका कोर्ट फीस कब देंगे, जब उसकी एप्लीकेशन को आपने रिजेक्ट कर दिया। अब रिलेशन बैक थ्योरी लगेगी, यहाँ पे सेक्शन 149 आपका बोलता है कि अगर कोई भी कोर्ट फीस बाद में पे कर देता है तो ऐसे समझा जाएगा कि उसने फर्स्ट इंस्टेंस में ही वो पे कर दी थी। अब यूँ बोलते हैं द कोर्ट फीस प्रेस्क्राइब फॉर सच शूट और अपील ट्रीट द शूट और अपील एज हैविंग द सेम फोर्स, उसी तरीके का उसका फोर्स समझा जाएगा, एंड अफेक्ट एज, ऐसा इफेक्ट करेगा वो, इफ द कोर्ट फीस हैड बीन पेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस, सबसे पहले जब आपने प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन करा था टू लीव एज ए टू लीव टू शू एज ए पोपर, उसके रिगार्डिंग जो भी आपने एप्लीकेशन लगाई थी तो उसी दिन से आपकी कोर्ट फीस पे करी हुई समझी जाएगी, जब भी वो बाद में पे कर देगा तो। अब इसके अंदर जनरली क्या समझेंगे कि शूट फाइल किया हुआ तो उसी दिन समझ लेंगे जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई थी वो दिन। अब एज ए पोपर की तरह आपका
शूट इंस्टीट्यूट किया हुआ समझ लिया उसी दिन जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई थी, वो एप्लीकेशन लगाने के बाद या तो एक्सेप्ट कर ली कोर्ट ने उसी दिन, उसके बाद समझ लिया कि आपका शूट रेगुलर चल रहा है उसी दिन से। अब जहां पर रिजेक्ट करेंगे तो क्या करेगा कि जितना टाइम पीरियड कोर्ट ने उसको डिसाइड करने में लगाया ना कि इतने दिन के अंदर आप प्रॉपर हो कि नो, ये डिक्लेयर करने के जितना टाइम ले लिया वो उसको एक्सक्लूड करके बाद में उसको टाइम दिया जाएगा। ये सेक्शन 13 आपका बोल रहा है, जिसको रीड विद करोगे 149 ऑफ द सीपीसी के साथ। अब वापस आ जाओ सेक्शन 3 के अंदर। 3 के अंदर जो आपका थर्ड क्लोज है वो आपका बोल रहा है इन केस ऑफ ए क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, अगर किसी पर्सन को क्लेम करना है किसी कंपनी के खिलाफ, मतलब कंपनी के शेयर वगैरह किसी ने खरीद लिए, अब वो शेयर खरीदेंगे तो उस टाइम पे आपके बोला गया था कि इसके शेयर की जो भी वैल्यू होगी वो हाइक होने वाली है, आप खरीद लो। अब एकदम से सिचुएशन ऐसी आई कि उसकी जो वैल्यू थी शेयर्स की वो लोअर डाउन आ रही है, यहाँ पे उसकी घट गई है वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा कि वो बंदा जिसने विश्वास करके कंपनी के मैनेजर के ऊपर और वो बॉन्ड खरीदे थे और वो चाहता है कि उसके खिलाफ शूट फाइल करके मेरा पैसा मैं वापस रिकवर करूं, तो इस केस के अंदर जो आपका डायरेक्टली या तो कोर्ट में जाएगा, एक सिचुएशन रहती है। दूसरी क्या रहता है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर होते हैं कंपनी के, उसके पास पहले उसकी नोटिफिकेशन डाल देते हैं कि आप इतने दिन के अंदर अगर मेरे पैसे वापस नहीं करोगे तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, तो उसका सूट इंस्टीट्यूट किया हुआ उसी दिन से समझ लेंगे जिस दिन वो इस तरीके का नोटिस देगा उस ऑफिशियल लिक्विडेटर को। ऑफिशियल लिक्विडेटर को जिस दिन उसने नोटिस दे दिया तो उसका सेम इफेक्ट रहेगा जैसे उसने कोर्ट के अंदर ही शूट फाइल कर दिया हो। ये इसके अंदर लिखा है, इन केस ऑफ ए क्लेम अगेंस्ट द कंपनी विच इज बीइंग वाउंड अप बाय द कोर्ट, मतलब ऐसी कंपनी है जिसको वाउंड अप कर दिया कोर्ट के द्वारा। व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड इन हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, सबसे पहले जब भी उसने नोटिफाई कर दिया तो उस ऑफिशियल लिक्विडेटर को, तभी समझ लेंगे कि उसने शूट इंस्टीट्यूट कोर्ट के अंदर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट के द्वारा वो वाउंड अप करी जा चुकी है। तो जब भी कंपनी के ऑफिशियल लिक्विडेटर को नोटिस दोगे समझ लेंगे कि शूट आपने कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिया। फिर आपका बी है, उसके रिगार्डिंग पीटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका पीटी में बहुत बार पूछा जाता है। क्या बोलता है कि जब भी आपकी बात हो रही है किसी सेट ऑफ के रिगार्डिंग, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम दो आपके आते हैं ऑर्डर 8, 6, रूल नंबर 6 और 6A के अंदर। काउंटर क्लेम आपका क्या रहेगा? क्रॉस शूट जिसको बोलते हैं उस तरीके से, एक नया शूट की तरह ही है। सेट ऑफ जो है वो आपका किसी बात की सेटलमेंट के रिगार्डिंग जो आपकी बात करता हो। एनी क्लेम बाय द वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट शूट। दोनों को क्या समझना है कि जो भी आपने क्लेम किया वो आपका सेपरेट शूट की तरह इफेक्ट करेगा। एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, उसका नया शूट जो आप बोल रहे हो सेपरेट शूट, उसको समझा जाएगा कि उसने वो शूट इंस्टीट्यूट किया कब? इन केस ऑफ ए सेट ऑफ, पहला आपका बोलता है सेट ऑफ के केस में किस दिन? ऑन द सेम डेट एज द शूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड, किसी जो आपने मेन प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट करी है, मेन आपने जो शूट फाइल किया उसी के अंदर जब उसने मांग लिया तो उसी दिन की बात हो रही है। मतलब ऑन द सेम डे व्हेन द मेन शूट वाज इंस्टीट्यूटेड, जिस दिन आपका नया मेन शूट इंस्टीट्यूट हुआ उसी दिन से समझ लेंगे कि आपने जो सेट ऑफ है वो क्लेम कर लिया। और अगर इन केस आप बात करोगे काउंटर क्लेम की, तो जिस दिन आपने काउंटर क्लेम मांगा कोर्ट से जाके उसके लिए नया शूट डाला उस दिन से समझेंगे, मतलब उस दिन नहीं समझेंगे जिस दिन मेन शूट फाइल किया उस दिन के लिए। जो आपका कौन सा है, एक बात हो रही है काउंटर क्लेम की, सेकंड वाला ऑन द डे, कौन सा डेट है? ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट, जिस दिन आपने काउंटर क्लेम किया उस दिन मानोगे। और जो आपका सेट ऑफ का केस है उस दिन समझोगे कि जिस दिन आपने मेन शूट इंस्टीट्यूट किया सेट ऑफ उसी दिन मांग लिया था। तो ये इसके अंदर आपके बी के अंदर 2 पॉइंट बनते हैं। इसके ऊपर पक्का पीटी में क्वेश्चन पूछता है, सेट ऑफ के रिगार्डिंग पूछ लेगा या फिर काउंटर क्लेम को समझेगा कि किस दिन पूछेगा कि किस दिन आपका शूट इंस्टीट्यूट किया हुआ समझे, तो उसके रिगार्डिंग आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर आपका सी क्लोज बोलता है ऑन द एप्लीकेशन बाय द नोटिस ऑफ मोशन इन द हाई कोर्ट, जब भी मतलब मोशन के रिगार्डिंग कि हाई कोर्ट को आप अलर्ट करना चाह रहे हो तो उसका जो भी नोटिस हाई कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर को पहुंच जाएगा उसी दिन समझोगे आपने वो शूट जो है वो इंस्टीट्यूट किया या फिर आपने एप्लीकेशन मेड कर दी है। इसके अंदर आपकी 3 चीजें आ रखी है। जो सेकंड क्लोज का फर्स्ट है उसके अंदर तो आपका बोलता है शूट इंस्टीट्यूट करने का, बी है उसके रिगार्डिंग आपका सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। जो सी क्लोज है वो बोलता है एप्लीकेशन लगाने की, कि एप्लीकेशन आपने कोर्ट में कब लगा दी थी वो उस दिन समझोगे जब आपने नोटिस ऑफ मोशन हाई कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर को दे दिया था तब। नोटिस ऑफ मोशन इन ए हाई कोर्ट इज मेड when the application is presented to the proper officer of that court। अब ये क्या रहेगा कि मतलब कोर्ट के अंदर आपने इन्फॉर्म करने के लिए कोई एप्लीकेशन लगानी है और वो एप्लीकेशन किसके लिए है? मोशन के लिए। तो हाई कोर्ट का जब भी जो भी प्रॉपर ऑफिसर होगा उसके सामने जब आपने एप्लीकेशन प्रेजेंट कर दी तब समझोगे कि आपने नोटिस ऑफ मोशन हाई कोर्ट में लगा दिया है। तो ये सेक्शन आपका नंबर 3 था। मैंडेटरी प्रोविजन है। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4। इसके जितने भी कमेंट है ना उसको एक बार पढ़ लेना सारे। ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट स्कोप दे रखा है, उसके बाद आपके शूट और अपील मेड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। बियॉन्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन मतलब लिमिटेशन पीरियड के खत्म होने के बाद जब भी आपने लगाई तब। बाय विर्च्यू ऑफ सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के पार्ट पे ये ऑब्लिगेशन रहेगी टू डिसमिस द शूट और अपील इफ मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब पीरियड। प्रेस्क्राइब पीरियड के
एक्सपायर होने के बाद जब भी आपकी अपील लगेगी कोई, या फिर आपका कोई भी शूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, तो कोर्ट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन रहेगी कि उसको वो रिजेक्ट करेगी, उसको डिसमिस कर देगी। फिर आपका एक और केस दे रखा है इसके अंदर, कैनरा बैंक का है, वो आप पढ़ लोगे। फिर बोलते हैं सेक्शन 4 बोलते हैं एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, प्रेस्क्राइब पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। मतलब आपका जो आखिरी दिन था कि आज आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन या फिर प्रेस्क्राइब पीरियड आपको बता रखा है कि इतने टाइम के अंदर आपने शूट इंस्टीट्यूट कर देना है। तो जिस दिन वो पीरियड आपका खत्म हो रहा था, मतलब जिस दिन कंप्लीट हो रहा है, उस आखिरी दिन आप कोर्ट में पहुंच गए और उस दिन जाके देखा कि कोर्ट आपका बंद पड़ा है, तो आपके पास क्या राइट्स होंगे, आप क्या करोगे? वो सेक्शन 4 आपको बताता है कि आप वहां पे क्या करोगे ऐसी सिचुएशन आई तो। बोलता है वेयर द प्रेस्क्राइब पीरियड फॉर एनी शूट, अपील और एप्लीकेशन, किसी भी शूट, अपील और एप्लीकेशन के लिए जो भी आपका प्रेस्क्राइब पीरियड है वो एक्सपायर ऑन द डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड, उस दिन एक्सपायर हो रहा है जिस दिन आपका कोर्ट क्लोज हो, उस दिन के लिए, उसी दिन आप कोर्ट में पहुंच गए। द शूट, अपील और एप्लीकेशन मे बी इंस्टीट्यूटेड, वो शूट, अपील और एप्लीकेशन आपकी इंस्टीट्यूट करी जा सकती हैं, प्रेफर करी जा सकती हैं या फिर मेड। मतलब अगर जहां पे शूट की बात करोगे इंस्टीट्यूट करना, अपील है प्रेफर के रिगार्डिंग, और जो आपकी एप्लीकेशन है वो मेड करी जाएगी ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन्स, जब भी कोर्ट आपका रीओपन होगा उसी दिन आपका वो शूट इंस्टीट्यूट करने के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। इसके अंदर है ना एक नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उसके पहले जो रीओपन वर्ड है ना उसको सर्कल करके सामने लिखोगे। इफेक्टिवली जो आपका होगा, इफेक्टिवली रीओपन, जब इफेक्टिवली मतलब पूरे के पूरे दिन जब वो खुलेगा तभी मानोगे। नेक्स्ट मतलब जो भी आपका ऑफिशियल डे होगा उस दिन शूट इंस्टीट्यूट करोगे। अब यूं बोलते एक्सप्लेनेशन के अंदर, अगर मान के चलो कि जिस पर्सन का एक्सपायरी हो रही थी टाइम पीरियड की उसी दिन जिस दिन कोर्ट बंद था, अब उसके बाद जिस दिन कोर्ट खुला था उस दिन वो पर्सन पहुंच गया। अब पहुंचा वो किस टाइम पे, अराउंड मान के चलो 3 या 4 बजे, या फिर 1 या 2 बजे पहुंच गया। उस दौरान आपका क्या हो रहा है कि कोर्ट बंद है, 1 या 2 घंटे के लिए कोर्ट को बंद करना पड़ गया किसी सिचुएशन की वजह से, मतलब कोई ऐसी इंसिडेंस हो गया जिसकी वजह से कोर्ट को 2 घंटे के लिए बंद करना पड़ गया। अब उसी दौरान वो पार्टी पहुंच गया। अब पार्टी पहुंचेगी तो क्या है, वो देख रहा है कि कोर्ट बंद पड़ा है, तो उसको भी ट्रीट कर लिया जाएगा कि कोर्ट पूरे दिन ही बंद था। एक्सप्लेनेशन होती है द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड, कोर्ट को बंद ही समझा जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के मीनिंग के अंदर, इफ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स। अब ये बोलता है कि अगर इस पूरे वर्किंग आवर्स के दौरान जब भी नॉर्मल डे के अंदर आपका किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर वो बंद है तो इट रिमेन्स क्लोज्ड ऑन दैट डे। इफेक्टिवली आपका क्या चीज थी, कोर्ट बंद नहीं था। मतलब आपका क्या हो रहा है कि कोर्ट पूरा बंद नहीं है, पूरे दिन, आधे दिन बंद था आधे दिन खुला है। तो पार्टी जिस टाइम पे पहुंची उस टाइम पे कोर्ट बंद था, तो बंद था तो कोर्ट यहाँ पे क्या, वो पर्सन जो है वो यही समझेगा कि कोर्ट उसके लिए तो बंद ही था। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बोल दिया कि अगर पूरे दिन में से किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए भी बंद था तो उसको भी डिम कर लिया जाएगा कि उस दिन कोर्ट बंद ही था। तो जो भी आपका रीओपन होगा कोर्ट, ओपन कोर्ट, उसी टाइम पे आप क्या करेंगे, इसकी दोबारा से शूट इंस्टीट्यूट करने के लिए एक दिन उसको दे दिया जाएगा। डीजीएस मेंस के लिए क्वेश्चन रहता है आपका, कई बार पूछ लेते हैं। फिर आपके एक नीचे कमेंट के अंदर दे रखे हैं दोनों सेक्शन, उसको पढ़ लोगे। द वर्ड कोर्ट मीन्स ए प्रॉपर कोर्ट विच हैज द ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन द शूट, उसको आप समझोगे कि प्रॉपर कोर्ट वही है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन थी उस शूट को एंटरटेन करने के लिए, तो वही आपका प्रॉपर कोर्ट होगा। फिर आपका सेक्शन 5 बोलता है एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस के अंदर आपके टाइम को बढ़ा दिया जाता है, एक्सटेंड करना है ना कि एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन ये कि आपको टाइम पीरियड को हटा के आपने इसको पूरे को डिलीट किया, आगे टाइम आपको दे दिया, इसको क्या करना है कि बढ़ा दिया जाएगा। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो वो सिचुएशन आपकी 5 में बता रहा है। एक्सटेंशन ऑफ द प्रेस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस, रूल ऑफ एक्सेप्शन की तरह आपकी यहाँ पे डील करी जाती है, और जो सेक्शन 3 है उसकी एक्सेप्शन ये नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है, एनी अपील और एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ द सीपीसी, सीपीसी के 21 के अंदर आपकी एप्लीकेशन लगती है एग्जीक्यूशन की, उसको छोड़ के कोई भी अदर एप्लीकेशन लगी या फिर आपकी कोई भी अपील लगी है उस केस के अंदर, या तो अपील लगी या फिर कोई भी एप्लीकेशन लगी है, ऐसी एप्लीकेशन जो कि आपकी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन है उसको छोड़ के, मतलब सेक्शन 5 जो है वो आपका शूट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है जी, शूट के ऊपर एप्लीकेबिलिटी इसकी नहीं है, अपील और एप्लीकेशन पे लग रही है, और एप्लीकेशन भी वो वाली जो आपकी फॉल नहीं करती ऑर्डर 21 ऑफ द सीपीसी के अंदर, वो सारी तो मे बी इंस्टीट्यूटेड, उसको इंस्टीट्यूट की जा सकती है, मतलब एप्लीकेशन लग सकती है या फिर आपका शूट फाइल जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो लग सकती है, या फिर आपकी जो अपील है वो यहाँ पे प्रेफर करी जा सकती है। आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड, आपका जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो जाने के बाद भी अपील और आपकी जो एप्लीकेशन है उसको अलाउड करा जा सकता है। इफ द एपीलेंट और आपका एप्लीकेंट, जिसने एप्लीकेशन लगाई वो और जिसने अपील लगाई है वो पर्सन
सेटिस्फाई द कोर्ट, कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है इसके साथ, मतलब यहाँ पे वो क्या करेगा, सफिशिएंट कोजेस लेके जाएगा और उससे कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि देखो जी मेरे पास इतने सफिशिएंट रीजन है जिनकी वजह से मैं कोर्ट में विद इन द टाइम पीरियड जो आपका दे रखा था उसके अंदर मैं अपीयर नहीं हो पाया था। कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो रही है उसके रीजन से, अगर कोर्ट को लगे कि ये सफिशिएंट कोजेस हो सकते हैं, तो उस केस में उसके टाइम पीरियड को यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। इफ द एपिलेंट एंड द or the applicant satisfy the court that he had the sufficient causes, उसके पास sufficient causes थे for not preferring the appeal or the making the application within such period, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर वो नहीं लगा पाने का कारण जो बता देगा, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो उसको अलाउड कर देंगे, उसको टाइम को बढ़ा दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी बोलती है द फैक्ट दैट द एपिलेंट और द एप्लीकेंट वॉज मिसलीड बाय एनी ऑर्डर, प्रैक्टिस और जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। अब अगर यहाँ पे वो कारण में अपने कारण के अंदर ये बता रहा है कि जो हाई कोर्ट का पहले कोई ऑर्डर आया था या फिर कोई पहले कोई प्रैक्टिस ऐसी या फिर जजमेंट ऐसी आ रखी जिनकी वजह से पार्टी खुद क्या हो रही है, मिसलीड हो रही है। अब मिसलीड हो जाने की वजह से गुड फेथ के अंदर वो ऐसा प्रूव कर देता है तो उसके टाइम पीरियड को बढ़ा दिया जाएगा। इन असर्टेनिंग और कंप्यूटिंग द पीरियड मे बी सफिशिएंट कोज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे मान लिया जाएगा कि उस पार्टी के पास आपका सफिशिएंट कोज है। अब नेक्स्ट पेज के अंदर आपकी कंडोनेशन ऑफ डिले के रिगार्डिंग जो बता रखी है, एक तो उसको अंडरलाइन करोगे, सीआरपीसी में 473 की एप्लीकेशन लगती है, एक वो चीज़ है क्रिमिनल केसेस में। फिर इसका फोर्थ पार्ट आपका बोल रहा है सफिशिएंट कोज के रिगार्डिंग, उसको भी पढ़ना है। फिफ्थ के अंदर आपका एक काली जी का केस दे रखा है आपका एक्विजिशन के रिगार्डिंग है 1987 का केस, उसको पढ़ लेना नंबरिंग के हिसाब से। फिर एक्सरसाइज ऑफ द डिस्क्रिशन है, उसको भी पढ़ना है। फिर आपका स्कोप है, उसको भी पढ़ना है। फिर आपका आ जाता है सेक्शन नंबर 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अगेन, जिसके ऊपर पीटी में पूछा जाएगा आपका एक लीगल डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग। लीगल डिसेबिलिटी क्या रहेगी कि किसी भी पर्सन की कोई ऐसी डिसेबिलिटी है किस तरीके की, या तो वो माइनर है या फिर वो लूनेटिक पर्सन है कोई भी, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसका जो मेंटल कंडीशन है वो ठीक नहीं है, मतलब वो आपका क्या है, इडियट हो सकता है या फिर आपका इंसेन होगा या फिर माइनर पर्सन है। तो उस केस में यूँ बोलता है कि शूट इंस्टीट्यूट करने के लिए जो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कब स्टार्ट होगा। यूँ बोलता है जिस टाइम पे भी उसकी डिसेबिलिटी हट जाएगी सिर्फ उसी टाइम पे उसका टाइम स्टार्ट किया हुआ माना जाएगा। अब मान लेते हैं कि कोई भी पर्सन माइनर है, उसको एक ही उसकी डिसेबिलिटी है, 17 साल का है, और उस पर्सन को दिया गया आपका 1 साल का टाइम पीरियड कि आप 1 साल के अंदर शूट फाइल करोगे, अदरवाइज आपको अलाउड नहीं करा जाएगा। तो वो पर्सन आपका खुद शूट इंस्टीट्यूट तो कर नहीं सकता। 1 साल का टाइम पीरियड दिया, 18 का होगा वो, उस टाइम पे उसका टाइम पीरियड खत्म होगा। तो उस केस में क्या करेंगे कि जिस टाइम पे वो मेजर हो जाएगा 18 का, तो उसको उतना ही सेम टाइम पीरियड दिया जाएगा जितना कि वो एज ए माइनर उसको दिया जा रहा था पहले। तो उसका जो ओरिजिनल टाइम पीरियड होगा ना, वो उसकी डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद भी उसको टाइम दिया जाएगा। तो जो फर्स्ट क्लोज है उसके अंदर ये बता रहा है कि किसी भी पर्सन को एक डिसेबिलिटी है और वो जिस टाइम पे सीज होगी उसी टाइम पे उसको उतना टाइम दे देंगे जितना उसको ओरिजिनली मिलना चाहिए था। अब देखते हैं सेक्शन के अंदर क्या बोल रहा है। वेयर ए पर्सन इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट ए शूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। अब यूं बोलता है कि कोई भी पर्सन ऐसा आपका जो इंटाइटल है शूट फाइल करने के लिए या फिर आपकी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाने के लिए, एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रेस्क्राइब पीरियड इज टू बी रिकन, किस टाइम से समझा जाएगा, किस टाइम से आपकी उस पीरियड ऑफ लिमिटेशन की आप गणना करोगे। जो प्रेस्क्राइब पीरियड है उसकी गणना कब से करी जाएगी, रिकन का मतलब होता है उसको गिनना, कब से काउंट किया जाएगा। बोलता है ए माइनर इंसेन और इडियट ही मे इंस्टीट्यूट द शूट और मेक एन एप्लीकेशन विद इन द सेम टाइम पीरियड, उसको उतने टाइम के अंदर ही अलाउड करा जाएगा दोबारा से। आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड, जिस टाइम पे उसकी डिसेबिलिटी सीज होगी उस टाइम के बाद उसके उतना ही पीरियड जो उसका ओरिजिनली मिलना चाहिए उसके अंदर उसको बाद में अलाउड करा जाएगा कि आप इतने दिन के अंदर उसको यहाँ पे शूट फाइल करने दोगे, एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फ्रॉम द टाइम स्पेसिफाइड देयरफॉर इन द थर्ड कॉलम ऑफ द शेड्यूल। शेड्यूल के थर्ड कॉलम के अंदर आपके टाइम पीरियड बता रखा है कि कितने टाइम के अंदर आपको शूट फाइल करना है, आपको कितने दिन के अंदर उसकी एप्लीकेशन लगानी है, उसके रिगार्डिंग टाइम पीरियड दे रखा है। तो उतने टाइम के अंदर ही उसको फिर से अलाउड कर दिया जाएगा। दूसरा क्लोज आपका है, इसके अंदर भी बोलता है कि कोई भी पर्सन ऐसा जिसको एक डिसेबिलिटी थी वो खत्म हुई, दूसरी लग गई, 17 साल का था, 18 का होते ही वो इडियट हो गया, मतलब पागल हो गया था, इनसेन हो चुका, तो उस केस में क्या करोगे, जब वो दोनों के दोनों हटेंगी उसी टाइम पे। सेकंड बोलता है आपका वेयर सच पर्सन इज एट द टाइम फ्रॉम विच द प्रेस्क्राइब पीरियड इज टू बी इफेक्टेड बाय 2 सच डिसेबिलिटीज, उसको 2 डिसेबिलिटीज हैं, तो जब तक वो दोनों खत्म नहीं होती तब तक वहां पे उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। और वेयर बिफोर हिज डिसेबिलिटी हैज सीज्ड, या फिर ऐसी सिचुएशन है कि उसकी एक डिसेबिलिटी सीज होने से पहले ही इज अफेक्टेड बाय अनदर डिसेबिलिटी, मतलब 17 साल का था, 18 होने से जस्ट पहले क्या हो गया, इनसेन हो चुका है, पागल होगा। तो उस केस के अंदर आपकी जितनी भी डिसेबिलिटी उसकी हैं दोनों खत्म नहीं होती तब तक उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा।
बोलता बिफोर हिज डिसेबिलिटी हैज सीज्ड ही इज अफेक्टेड बाय द अदर डिसेबिलिटीज, ही मे इंस्टीट्यूट द शूट और मेक एन एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर बोथ द डिसेबिलिटीज हैव सीज्ड। उसके अंदर आपके अंडरलाइन करना है बोथ डिसेबिलिटीज हैव सीज्ड। जब तक उसकी दोनों डिसेबिलिटीज आपकी खत्म नहीं होती तब तक उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद से वो उतने टाइम के अंदर शूट इंस्टीट्यूट कर सकता है जितना उसको अदरवाइज मिलना चाहिए था। थर्ड बोलता है कि अगर आपका यहाँ पे बात कर रहा है कि कंटिन्यू ही आपकी चल रही है उसकी डिसेबिलिटी, और कब तक चल रही है, उसकी डेथ तक, मतलब वो डिसेबल ही था और डिसेबल ही मर गया, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और उतने टाइम के अंदर ही उसकी शूट फाइल कर देंगे जितना उसको, अगर वो जिंदा रहता तो जितना टाइम उसको मिलना चाहिए था सेम टाइम में शूट इंस्टीट्यूट होगा। वेयर द डिसेबिलिटी कंटिन्यू अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मे इंस्टीट्यूट द शूट और मेक एन एप्लीकेशन विद इन द सेम टाइम पीरियड आफ्टर द डेथ। डेथ के बाद उतने सेम टाइम के अंदर वहां पे शूट इंस्टीट्यूट करने देंगे एज वुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फ्रॉम टाइम टू टाइम सो स्पेसिफाइड। जितना उसको टाइम दे रखा है उतना टाइम, अगर वो जिंदा होता तो जितना अलाउड होता, उसको मरने के बाद उसके एलआर को भी यहाँ पे अलाउड कर देंगे। एलआर की डेफिनेशन दे रखी है सीपीसी में, वो कमेंट करके मेरे को आप बताओगे। फिर आपका फोर्थ पार्ट के अंदर यूं बोलता है कि अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो आया वो भी पागल है खुद ही, तो उसके इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट क्लोज के अंदर और सेकंड में जो प्रोविजन दे रखे हैं इसी सेक्शन में वो अप्लाई होंगे। फर्स्ट में क्या बोलता है, एक डिसेबिलिटी, सेकंड बोलता है दो डिसेबिलिटी। तो उन लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी अगर एक डिसेबिलिटी है तो और दो है तो जब तक वो सारी डिसेबिलिटी खत्म नहीं होती उनका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। और फिफ्थ आपका क्लोज बोलता है वेयर द पर्सन हैज डिसेबिलिटी, जो पर्सन आपका अंडर डिसेबिलिटीज है, डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। मतलब क्या हुआ कि डिसेबिलिटी सीज हुई होते ही मर गया। अब मरने के बाद अब यहां पे टाइम पीरियड देखा जाएगा कि कब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का है। बोलता वेयर द पर्सन अंडर डिसेबिलिटी डाइज आफ्टर द डिसेबिलिटी सीज्ड बट विद इन द पीरियड अलाउड टू हिम under this section, his legal representative may institute the suit or make an application within the same time after the death as would be otherwise have been available to that person he had not died। अगर वो नहीं मरता तो जितना टाइम पीरियड, मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ पे एग्जांपल में कि उसको 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया था, डिसेबिलिटी सीज हुई, उसका 1 साल का टाइम है, जस्ट डिसेबिलिटी खत्म होते उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, पीछे क्लोज में पढ़ लिया। अब यूं बोल रहा है कि उसको 1 साल के अंदर शूट फाइल कर ही देना है, उसने 4 महीने तक शूट इंस्टीट्यूट किया नहीं, 4 महीने के उसके बाद उसकी डेथ हो गई है, तो उसको जितने महीने बचेंगे उसको शूट इंस्टीट्यूट करने के, ओरिजिनल जो 8 महीने बचे हुए हैं, तो उसकी डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 8 महीने का ही टाइम दिया जाएगा, ना कि उसको 1 साल का टाइम पीरियड मिलेगा। ये इसके अंदर बोलना चाह रहा है। ये बोलता है कि जब भी उसकी डेथ हुई है, डेथ होने के टाइम पे देखा जाएगा कि उसके पास, अगर वो जिंदा रहता तो उसके पास कितना टाइम है अभी शूट इंस्टीट्यूट करने का, जितना टाइम उसका बचा हुआ है सेम टाइम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा। ये सेक्शन आपका 6 का क्लोज नंबर 5 है। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन बोलती है कि माइनर इंक्लूड करा जाएगा किसी वोम के अंदर जो भी बच्चा होगा उसको भी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड इन द वोम, वोम में अगर जो वो है तो उसको भी माइनर मान लिया जाएगा। फिर आपका सेक्शन नंबर 7 बोलता है कि जहां पे आपके कई सारे पर्सन्स हैं और उनमें से किसी एक पर्सन को यहाँ पे डिसेबिलिटी हो रखी है, ऊपर वाली जो फोल कर रहे थे वैसे ही डिसेबिलिटी है, एक से ज्यादा पर्सन्स हैं उनमें से किसी एक पर्सन को, और अगर वो पर्सन आपका जो 4 पर्सन है, मान के चल रहे हैं कि चारों पार्टनर हैं ए बी सी और डी, 4 पार्टनर हैं और उन्होंने किसी ई पर्सन को पैसे दिए हुए हैं। अब ई पर्सन को वो क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे उसको डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं, मतलब फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी करना चाह रहे हैं कि आपकी आज के बाद कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी। उसको फ्री करने के पर्पज से यहाँ पे क्या रहेगा, 2 सिचुएशन है कि जो डिसेबल पर्सन है या तो उसकी कंसेंट चाहिए या फिर उसकी कंसेंट नहीं चाहिए। अगर उसकी कंसेंट चाहिए तो किसी भी पर्सन के खिलाफ यहाँ पे टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। टाइम पीरियड तभी स्टार्ट होगा जब उसकी वो जो डिसेबिलिटी है वो सीज होगी, तो सब बंदे जब एबल होंगे शूट इंस्टीट्यूट करने के लिए तभी से टाइम पीरियड यहाँ पे स्टार्ट होगा। दूसरी सिचुएशन बोलता है कि उसकी कंसेंट की जरूरत ही नहीं है, बिना उसकी कंसेंट के अदर पर्सन को यहाँ पे डिस्चार्ज किया जा सकता है उसकी लाइबिलिटी से। तो यूं बोलता है कि सबके खिलाफ टाइम पीरियड उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगा जहां से उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तभी से। पढ़ लेते हैं एक बार। बोलता डिसेबिलिटी ऑफ द वन ऑफ द सेवरल पर्सन्स वेयर वन ऑफ द सेवरल पर्सन्स जॉइंटली इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट ए शूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री इज अंडर सच डिसेबिलिटी। सच डिसेबिलिटी कौन सी, जो सेक्शन 6 के अंदर बता रखी है वो। यूं बोलता है कि जहां पे एक पर्सन ऐसा है कई सारे पर्सन में से, वो सारे पर्सन आपके जॉइंटली इंटाइटल है कि वो या तो शूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं या फिर किसी के खिलाफ आपकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग। तो उनमें से एक पर्सन आपका डिसेबल है। कौन सी डिसेबिलिटी, जो सेक्शन 6 में बता रखी है, माइनर, इंसेन और इडियट वाली आपकी। एंड ए डिस्चार्ज कैन बी गिवन, यहां पे क्या है कि उस पर्सन को, वो पर्सन जो है वो सब मिलके शूट इंस्टीट्यूट करेंगे जिस पर्सन के ऊपर उसको डिसेबिलिटी डिस्चार्ज जो है उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है, उसको फ्री फ्रॉम द लाइबिलिटी किया जा सकता है विदाउट द कंकरेंस ऑफ सच पर्सन। सच पर्सन कौन सा, यहाँ पे डिसेबल पर्सन की बात हो रही है। कंकरेंस मतलब यहाँ पे कंसेंट, कि बिना उस
डिसेबल्ड पर्सन की कंसेंट के भी अगर उसको डिस्चार्ज किया जा सकता होगा तो टाइम विल रन अगेंस्ट ऑल, उन सब के खिलाफ आपका टाइम पीरियड जब आपका अक्रेंस हुई थी, मतलब आपका जो भी कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उसी टाइम से उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। बट वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन, जहां पे उसकी कंसेंट के बिना उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, द टाइम विल नॉट रन अगेंस्ट एनी ऑफ देम, किसी के खिलाफ भी आपका क्या है टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा अंटिल वन ऑफ देम बिकम्स कैपेबल ऑफ गिविंग सच डिस्चार्ज, जब तक उनमें से कोई भी पर्सन आपका इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं आती कि उसको डिस्चार्ज करने के लिए वो कैपेबल हो सकता है। मतलब अगर मान के चलो कि वो माइनर था, अब माइनर बोलता है कि मेरी बिना कंसेंट के, समझा जाए ऐसी सिचुएशन है कि उस माइनर की बिना कंसेंट के यहाँ पे उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तो माइनर के बेस पे जब तक या तो ऐसा हो कि उसका माइनर का कोई रिप्रेजेंटेटिव आए, एक सिचुएशन ये, या फिर आपका क्या है कि वो खुद माइनर की जो माइनर उसकी डिसेबिलिटी है वो सीज नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पे किसी के खिलाफ भी आपका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। सच डिस्चार्ज विदाउट द कंकरेंस ऑफ द अदर्स अंटिल द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड, जब तक उसकी डिसेबिलिटी खत्म नहीं होती तब तक। तो जनरल जो आपकी सेंस है उसके अंदर सेक्शन क्या बोलना चाह रहा है साथ कि कई सारे पर्सन हैं, सारे के सारे किसी अदर पर्सन के खिलाफ, किसी एक अदर पर्सन के खिलाफ जॉइंटली इंटाइटल है या तो शूट फाइल करने के लिए या फिर उसकी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाने के लिए। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी देखनी कि उन सारे पर्सन में से एक पर्सन आपका डिसेबल है, तो जब तक उस पर्सन की दो सिचुएशन देखी जाएगी, या तो वो विदाउट कंसेंट उसको डिस्चार्ज करेंगे या फिर विद कंसेंट करेंगे। अगर उसकी जरूरत है कंसेंट की तो टाइम पीरियड कहीं भी स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो डिसेबल्ड पर्सन आपका एबल नहीं होता तब तक। और जहां पे आपकी उसकी कंसेंट की जरूरत नहीं है तो जिस दिन भी उसका कोज ऑफ एक्शन अराइज होगा उसी दिन से उसका राइट आपका स्टार्ट होगा और उसका जो टाइम पीरियड है वो भी उसी दिन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, दिस सेक्शन अप्लाई टू द डिस्चार्ज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द लाइबिलिटी, किसी भी तरीके की आपकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज करने की बात हो सकती है, इंक्लूडिंग ए लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी उसकी डिस्चार्ज करने की जो लाइबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करने के लिए भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आपका कर्ता की रिगार्डिंग बात कर रहा है कि जो भी कर्ता होगा वो आपका फैमिली का कर्ता धर्ता, जो भी आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैनेजर होगा वो पर्सन क्या है कि इंटाइटल होता है बिना अदर पर्सन की कंसेंट के यहाँ पे डिस्चार्ज करने के लिए। तो जो मिताक्षरा लो है इसको अंडरलाइन करोगे, दया बागा नहीं है, पीटी में ये पूछा जा सकता है। फिर आपका कमेंट के अंदर दे रखा है, अब एक क्वेश्चन और है, डिस्चार्ज ऑफ जो राइट है ना, मतलब राइट ऑफ डिस्चार्ज कि उन पर्सन का राइट था उनको डिस्चार्ज करने का फ्रॉम द लाइबिलिटी, तो ये कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है? ये आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहता है हमेशा, इसके ऊपर पीटी में क्वेश्चन पूछता है कि जो राइट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी है ये आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा। फिर आपका एप्लीकेबिलिटी बता रखा है, सेक्शन 7 वुड अप्लाई व्हेन द राइट टू शू इज जॉइंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द सब्सटेंटिव राइट इज जॉइंट और नॉट, उनका सब्सटेंटिव राइट बेशक उसका जॉइंट है कि नहीं है फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे उनका जो राइट टू शू है ये आपका क्या होना चाहिए, जॉइंट होना चाहिए। उनको मतलब सब्सटेंटिवली क्या क्या पार्ट मिलेगा उसके रिगार्डिंग आपका मैटर नहीं है कि उनको प्रॉपर्टी में से हिस्सा कितना मिलेगा, कितनी लाइबिलिटी से वो यहाँ पे डिस्चार्ज कर सकता है, उसकी बात नहीं है, बात हो रही है कि जॉइंटली शूट फाइल करने के रिगार्डिंग। फिर आपका सेक्शन 8 है, 8 आपके स्पेशल एक्सेप्शन देते हैं दोनों सिचुएशन के अंदर कि जिन जिन पर्सन को डिसेबिलिटी थी उन पर्सन की डिसेबिलिटी सीज होने के बाद 7 में और 6 में तो क्या बोलते हैं कि उतना ही टाइम पीरियड दिया जाएगा उनको जितना उनको अदरवाइज दिया जाता अगर वो सेन होते, तो सेन होने के बाद भी उतना ही टाइम देना जितने के अंदर वो ओरिजिनली दे रखे हैं। लेकिन 8 आपका बोलता है कि अगर यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे प्रीएम्पशन का शूट फाइल करना हो तो प्रीएम्पशन के शूट में उसको मैक्सिमम 3 साल तक उसको बढ़ा के दे सकते हैं। अगर मान के चलो कोई भी माइनर था, मेजर होते ही तो वो इस लेवल की उसकी मेंटेलिटी होती नहीं है कि वो शूट फाइल कर देगा, या फिर मेनली वो इनसेन पर्सन था, तो इनसेन पर्सन एकदम से सेन होने के बाद शूट इंस्टीट्यूट करने के लिए इतनी कैपेबिलिटी नहीं आती, तो उसको टाइम पीरियड एक्स्ट्रा दिया जाएगा, एक्सटेंड करके उसको 3 साल का टाइम दिया जाएगा। ये स्पेशल एक्सेप्शन है। पढ़ते हैं, नथिंग इन दिस सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंदर, नथिंग इन दिस सेक्शन 6 और 7, 6 और 7 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो अप्लाई हो शूट्स के ऊपर टू एनफोर्स द राइट ऑफ द प्रीएम्पशन, जो आपका प्रीएम्पशन के राइट को एनफोर्स करने के लिए जो भी आपका टाइम दे रखा है उसके ऊपर सेक्शन 6 और 7 अप्लाई नहीं होगा। और शैल बी डिम्ड टू एक्सटेंड, मतलब शैल नॉट बी डिम्ड टू एक्सटेंड, इतना टाइम बढ़ाने तक नहीं समझा जाएगा फॉर मोर देन 3 ईयर फ्रॉम द सीजेशन ऑफ द डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद 3 साल से ज्यादा उसके टाइम पीरियड को नहीं बढ़ाया जाएगा, ये उसको स्पेशल एक्सेप्शन दे रहा है। और द डेथ ऑफ द पर्सन अफेक्टेड देयर बाय द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी शूट और एप्लीकेशन, यहाँ पे उसको टाइम पीरियड को 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब जो सेक्शन 8 है उसके ऊपर एक लाइन लिख लीजिए साथ में कि जो सेक्शन 8 है वो एप्लीकेबल ओनली वेयर
द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज शॉर्टर देन 3 ईयर्स, आपका जहाँ पे आपका शॉर्टर देन 3 ईयर्स का पीरियड है उसको, मतलब 1 साल का टाइम पीरियड दे रहा है, 6 महीने दे रहा है, उसको बढ़ा के 3 कर सकते हो, 3 साल के लिए उसको टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन ओरिजिनली 3 साल से ज़्यादा है, अगर मोर देन 3 ईयर का टाइम पीरियड उसको ओरिजिनली मिल रहा है, तो उसको यहाँ पे घटा के 3 साल नहीं दोगे। 3 से कम वाले जो आपका टाइम होगा शॉर्टर, उस केस के अंदर ही आप पे आपकी सेक्शन 8 की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। ये सेक्शन 8 था। अब जो सेक्शन 9 है वो उसी के साथ यही बोल रहा है कि जो भी, अगर एक बार आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन और जो प्रेस्क्राइब पीरियड है वो स्टार्ट हो गया, तो सब्सिक्वेंटली यहाँ पे क्या है कि बाद में कोई भी डिसेबिलिटी होती रहे, वहाँ पे उसके टाइम को नहीं रोका जाएगा। उस डिसेबल्ड वाली जितनी भी सिचुएशन होगी, जितने टाइम के लिए वो डिसेबल था, उतना उसका टाइम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। बोलता कंटिन्यूस रनिंग ऑफ द टाइम वेयर वंस द टाइम हैज बिगन टू रन, जब भी टाइम आपका टाइम पीरियड, जितना पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो स्टार्ट हो गया, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ शूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप्स इट, उसको नहीं रोक पाएगी बेशक बाद में कितने भी आपकी डिसेबिलिटी होती रहे। ये सेक्शन आपका 9 है। सेक्शन 10 आपका एक्सप्रेस ट्रस्ट के रिगार्डिंग आपको पीटी के हिसाब से पढ़ना है। और 11 में बोलता कि जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर किया ना, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एंटर किया वो तो किया ऐसी जगह पे जहां पे आपका ये एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्स होना है इंडिया के अंदर, तो सेक्शन 11 में फॉलो करोगे। इसके रिगार्डिंग आपको खुद पढ़ना है, ये आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 के अंदर से जनरली पूछता है कि शूट इंस्टीट्यूट करेंगे, एक्सप्रेस ट्रस्ट की बात हो रही है उसके रिगार्डिंग है। जैसे लिखा थर्ड लाइन के अंदर स्पेसिफिक पर्पज, ये आपका स्पेसिफिक पर्पज मतलब एक्सप्रेस ट्रस्ट की बात हो रही है। 10 और 11 आपको खुद पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 12 ऑनवर्ड्स जो भी सेक्शन होंगे उनको मैं कवर करवा दूंगा। तो अगर इस वीडियो मेरे लेक्चर से जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज मेरे वीडियो जो भी आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। और जितना हो सके मेरे चैनल को आप शेयर कर दो, ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी घर पे बैठ के जुडिशियल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी फायदेमंद रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।